जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो है इनकम मेथड। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था वैल्यू एडेड मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड में आपने सभी चीज़ें पढ़ ली होंगी जो जो चीज़ें थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे को तुरंत कमेंट करना। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस क्लास में बात करेंगे इनकम मेथड को, जो कि हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही सही से समझेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं इनकम मेथड। अब तक तो फर्स्ट था वैल्यू एडेड मेथड और सेकंड है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है, देखो इनकम मेथड को ही डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड में वही चीजें आएंगी जो कि प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेटेड है। अगर किसी भी चीज में प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम नहीं है तो वो नहीं आने वाला। ठीक है ना। तो हम इनकम मेथड को पढ़ते हैं तो ऑल दोज इनकम्स दैट एक्रू, यानी कि वो सारी इनकम जो कि डेवलप करती हैं, डेवलप होती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से बाय द वे ऑफ, कौन कौन सी हैं, लाइक बेजिस हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि बेजिस लेबर्स को मिलते हैं, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, रेंट लैंडलॉर्ड्स को मिलते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल ओनर्स को मिलते हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल अपना लोन दिया। ठीक है, आज सम डब उन सभी को हम जोड़ते हैं जिससे कि हमको नेशनल इनकम जो है वो ऑब्टेन हो सके, मिल सके। ठीक है, तो देखो इनकम मेथड में तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनकम मेथड में तीन चीज़ें आती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट जो है वो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना, इतना तो आपको पता ही है कि यानी वो अमाउंट जो कि पेड किया जाता है कि एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, जो कि उसने जो काम किए थे, उसने अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड की थी ना एक एंटरप्राइज को, उसके तौर पे। यानी कि जैसे एक एंटरप्राइज है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, लेबर्स। ठीक है, तो वो बहुत सारे काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेटेड जो काम करते हैं वो, उनके लिए उनको जो अमाउंट पे किया जाता है उसे बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पहले तो उसको कंपनसेट करना कैश में, रोकड़े में। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी कि मॉनेटरी टर्म, मनी के तरफ में, यानी कि इसमें मनी के तौर पे, यानी कि पैसा जो उनको दिया जाता है रोकड़े में, कैश में। उसकी बात की, लाइक वेजेस देना, यानी कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी एक महीने की 20,000 रुपये है तो उसको 20,000 का कैश दे दिया। सैलरीज, बोनस, कमीशन, ठीक है, ये सारा कैश में आता है। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड में मतलब कैश नहीं दिया, किसी और तरह से दिया। तो इसमें आता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, इसमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते। ठीक है ना, जैसे उसमें एम्प्लॉय को अपने एक रेंट फ्री होम दे दिया, एक फ्री में घर दे दिया गिफ्ट में। ठीक है, फ्री कार दे दी, उसने जो काम किया था उसके लिए उसने चलो कार दे दी उनको फ्री में। ठीक है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दे दी। ठीक है, कोई बीमार पड़ जाएगा, अगर आप कोई फैमिली में बीमार पड़ जाएगा तो उसका सारा इलाज का खर्चा कौन उठाएगी? कंपनी। ऐसे कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो कि फैमिली की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और फैमिली की मेडिकल जो भी है तो उसका सारा खर्चा कंपनी उठाती है। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई ये। ठीक है, तो अब थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए अपनी एक जो सिक्योरिटी है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेट्यूटी हो गई, लेबर वेलफेयर फंड्स हो गया। ये क्या है, ये एक अपने एम्प्लॉय के लिए सिक्योरिटी के तौर पे जो एम्प्लॉयर्स है वो देते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं सेकंड जो है, फर्स्ट हो गया कंपनसेट करना किसको? एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टर्म। अब हम लोग देख लेते हैं इनकम मेथड का जो सेकंड टर्म है। ठीक है, तो वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चार चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो पहली बात, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फिजिकल, ठीक है, यानी कि वो सभी इनकम्स जो कि ओनरशिप से मिली है किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की, या फिनेंशियल प्रॉपर्टी, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। जैसे फिजिकल में जैसे क्या होगा, किसी का घर है तो वहाँ से इनकम मिली, यानी कि रेंट मिला हमको। ठीक है, रॉयल्टी मिली एंड इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? फाइनेंस पर, पैसा लोन पे देंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा है फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि पहला जो पैसा मिला है वो मिला है ओनरशिप ऑफ फिजिकल या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से हमको रेंट मिला, रॉयल्टी मिली, या कोई पैसा उधार किया गया है किसी ने तो उसके ऑनर से
क्या मिला है हमको, इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने एंटरप्राइज से क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो वो सारी इनकम किस में आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में, यानी कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, पहले देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से कौन कौन सी इनकम मिलती है। तो पहली बात होगी रेंट। रेंट जो है यानी कि इट इज़ अ पार्ट, ये वो पार्ट है नेशनल इनकम का जो कि अराइज होता है ऑनरशिप ऑफ लैंड और बिल्डिंग। ठीक है, यानी किसी भी लैंड या बिल्डिंग का जो ओनर है वो देता है, उसी वो पैसा नेशनल इनकम में ऐड होता है। जैसे कोई लैंड, जैसे कोई लैंड लॉर्ड है, ठीक है, वो अपनी ज़मीन उधार पे देता है किसी को, कहता है कि आप हाँ रहो इस पे या कुछ भी करो, मुझे रेंट चाहिए। ठीक है, तो वो रेंट जो है वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से मिला है ना वो इनकम। दूसरा है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स, यानी ये वो पैसा है जो कि राइट देने से मिलता है ऑफ किस पे, सॉइल एसिड्स पर। ठीक है, सॉइल एसिड्स कैसे, कौन कौन से होगा, जैसे ओर हो गया, नेचुरल गैसेस मिट्टी से निकलती है ना, और कोयल हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, ये पैसा कमाते हैं जिससे कि जो राइट्स देते हैं ना कॉन्ट्रैक्टर्स को, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वो जो पैसा कमाते हैं वो आता है रॉयल्टी में। ठीक है, फिर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या, इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि ये वो पैसा है जो कि लैंड किया गया है, ठीक है, किसी प्रोडक्शन यूनिट्स पर, वो पैसा रिसीव होता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। देखो इसमें वही चीज़ें आती है जो कि काम प्रोडक्शन पे हुआ। ठीक है, रेंट, देखो अगर बात करें रेंट की, तो रेंट दोनों का आएगा, या तो हमारे पास, जैसे मेरे पास घर नहीं है, ठीक है, मैं किसी और के घर पे रहता हूँ, ठीक है, मैं उसे रेंट देता हूँ, वो पैसा तो एक्चुअल रेंट हो गया। लेकिन मैं अपने खुद के घर पे रहता हूँ, तो वो भी तो एक रेंट है ना, वो भी तो एक मेजर किया जाएगा, वो भी तो एक हमारे देश में ही है, तो वो भी नेशनल इनकम में गिना जाएगा। ठीक है, यानी कि रेंट दोनों तरह के होंगे, एक तो एक्चुअल रेंट हो गया, और दूसरा जो कि हम अपने जो एक ओनर है वो अपने घर में ही रहता है, उसकी भी जो वैल्यू है घर की, वो भी आसपास के एरिया के जो रेंट पड़ रहे हैं, ठीक है, लोगों पे, उनके हिसाब से मेजर करके वो भी गिना जाएगा, दोनों तरह के रेंट दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट इसमें आएगा जो कि पैसा अगर किसी प्रोडक्शन करने के लिए दिया है तो उसी का इंटरेस्ट सिर्फ गिना जाएगा, यानी कि किसी बिजनेस फर्म ने किसी इंसान से पैसा लिया है, हाउस होल्ड से पैसा लिया है कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे अपने इंटरप्राइज में लगाने, अपने फर्म में लगाने हैं, ठीक है, मैं आपको इसका इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट गिना जाएगा। लेकिन अगर कोई हाउस होल्ड, कोई इंसान अगर किसी बैंक से पैसा लोन पे उधार लेता है, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं इसमें गिना जाएगा, क्योंकि वो अपने अपने एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए ले रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इंटरेस्ट नहीं आएंगे, पहले तो वो इंटरेस्ट पाई है गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, जो पब्लिक का उधार है, कर्जा है, वो अगर गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट पे करती है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय ए कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर है, हाउस होल्ड है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो भी इसमें नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड बाई वन फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे कर रही है, लोन पे पैसा लिया, तो वो भी इसमें नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो चलो वो देखते हैं। अब देख लेते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हमने अभी तक देख लिया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो मिला था रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है, वो मिलता है प्रॉफिट, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी इंटरप्राइज से क्या कमाते हैं, प्रॉफिट मिलता है उन्हें। ठीक है, अगर मैंने अपना कोई बिजनेस खोला है, तो मैं क्या हूँ, एक ऑनर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या बिजनेस देगा, मेरा प्रॉफिट देगा, सैलरी थोड़ा देगा, मैं वहाँ काम थोड़ा करता हूँ, मैं वहाँ का मालिक हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो बिजनेस मेरा है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट क्या हो, इट इज़ अ रिवार्ड टू एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योर ने अपने जो बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उसके लिए उसने जो मेहनत की है, हार्डवर्क की है, उसके बदले में उसको जो चीज़ मिलती है वो कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में तीन चीज़ें आती हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, देखो, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ये एक डायरेक्ट टैक्स है पेड बाय एन एंटरप्राइज टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को पेड करता है एक बिजनेस ऑन टोटल प्रॉफिट, उसने जो टोटल प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, उस पर। ठीक है, जैसे एक बिजनेस ने एक
करोड़ अगर एक साल में प्रॉफिट कमाया है 1 करोड़ का, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देगा, उसे ही बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स। ओके, अब बात करते हैं, सेकंड आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? तो इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये वो पार्ट है एक प्रॉफिट का जो कि पेड किया जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं एक बिजनेस के, जो कि शेयर्स खरीदते हैं एक बिजनेस के, ठीक है, एक इंटरप्राइज के, एक कंपनी के, वो शेयर्स खरीद लेते हैं, किसी ने 2%, किसी ने 5%, किसी ने 10%, ठीक है, तो उनका जो भी रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग उनको जो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है भाई, उन्होंने पैसा लगाया, शेयर खरीदे, उनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, तो जिस रेशियो में उन्होंने खरीदा है उस रेशियो में उनको मिलेगा डिविडेंड। थर्ड है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? तो इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व्स। ठीक है, केप्ट एज रिजर्व्स टू मीट अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसीज और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। यानी कि ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो कि एक रिजर्व में बाहर से अलग से रख लिया जाता है, जिससे कि अगर कभी कोई अनसर्टेन कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसीज आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए उसको यूज़ कर पाए, या फिर वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए रख लेते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रख लेते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे एक बिजनेस इंटरप्राइज है, ठीक है, एक इंटरप्राइज है, उसने अपना 10 करोड़ रुपए एक साल में कमाया, उसने जो था 1 करोड़ रुपए या मानो 50 लाख रुपए टैक्स दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, 4 करोड़ रुपए उसने शेयर होल्डर्स को दे दिया, बचा हुआ कुछ अपना प्रॉफिट भी निकाला, ठीक है, उसके बाद उसने अपना 1 करोड़ रुपए अपनी रिजर्व में रख लिया कि अगर क्या पता आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इस पैसे को उधर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स लोग सेविंग्स करते हैं ना, तो सेविंग्स क्या है, वो रिजर्व है, वो अपना पैसा सेव कर रहे हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो या अपना हमें घर बनवाना है या कभी कुछ भी है, तो मतलब उसके लिए वो रखते हैं, उसे रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक और टर्म है, तो इस मेथड को फिनिश करते हैं। अब देखते हैं जो थर्ड टर्म है इनकम मेथड की, वो है मिक्स्ड इनकम। वो इनकम जिसमें बहुत सारी इनकम जो है वो मिक्स है, ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम इसका नाम है। तो इट इज़ एन इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स। वो वर्कर्स जिनका खुद का अकाउंट है, खुद से ही पैसे कमाते हैं, लाइक फार्मर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, कॉबलर्स और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, एंड यूनिक कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, ठीक है, जैसे रिटेल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए। जैसे मिक्स्ड इनकम क्या होती है? तो इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर एनी इनकम दैट हैज़ एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ। ठीक है, एक टाइप से ज़्यादा तरीके की इनकम होती है, फैक्टर इनकम होती है, उसे मिक्स्ड इनकम में बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अराइजेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, ठीक है, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। यानी कि वो पर्सन जो खुद से ही अपना काम कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी इनकम्स को मिक्स्ड इनकम में गिनते हैं। हुज इनकम इंक्लूड्स wages, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे बार्बर हो गया, ठीक है, बाल काटने वाला, ठीक है, जैसे फार्मर हो गए, कॉबलर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये क्या है, इनके कुछ बेजिस हैं, काम खुद से ही अपने काम करते हैं, ठीक है, बार्बर हो गया जो खुद से ही काम करता है तो बेजिस भी मिलते हैं, उसी में रेंट भी आप समझ लो, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है, सारा कुछ है ना। तो हम इसमें एस्टिमेट नहीं कर सकते कि यार इंटरेस्ट है कि प्रॉफिट है कि रेंट है कि क्या है ये, ठीक है, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम में डाला गया है। ठीक है, यानी कि जो बार्बर्स हैं, ठीक है, वो कहीं काम करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, तो वो प्रॉफिट भी हो सकता है, बेजिस भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी है या रेंट है, क्या है, वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाते, ठीक है, कि किस टाइप ऑफ फैक्टर पेमेंट ये है, तो इसीलिए वो मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं उस चीज़ को। जैसे बात करें इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस, यानी कि एक जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक में काम करता है, ठीक है, अब पता नहीं उसका वो इंटरप्राइज है तो मतलब प्रॉफिट कमा रहा है या वहाँ से बेजिस ले रहा है, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसीलिए वो मिक्स इनकम में इसको डाल देते हैं। तो मिक्स इनकम में सारी इनकम जो है आ जाती है, जैसे बेजिस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ फार्मर, बार्बर्स है, कोई स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उन सब की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड की। इनकम मेथड में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या इंक्लूड होगी, क्या इंक्लूड नहीं होगी। तो फर्स्ट है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम नॉट इंक्लूड,
ठीक है। ट्रांसफ़र इनकम कैसी होगी, जो वन साइडेड है, एक तरफ से इनकम्स जो मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप हो गई, डोनेशन, चैरिटी, ये सारी क्या है, पेंशन्स, ये सारी क्या है, ट्रांसफ़र इनकम्स है, ये एक तरफ से मिलती है, इनमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है। तो वही इनकम गिनी जाएंगी जिनमें कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज है, जो प्रोडक्शन से या किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज से, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो गिनी जाएंगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, किसी भी सेकेंड हैंड गुड्स का बेचना वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डेबेंचर्स विल नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यानी कि शेयर, बॉन्ड्स, डेबेंचर्स जो भी हो गए, इन सभी की सेल की जो इनकम है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करी जाएगी। ठीक है। विंड फॉल गेंस हो गए, जैसे विंड फॉल गेंस हो गए, लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, इनकी सबकी हम बात करें तो ये भी नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड है बिकॉज इनमें कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है, ना ही ये इफेक्ट करते हैं किसी भी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, कि कोई भी इम्प्यूटेड वैल्यू है किसी भी चीज़ की तो वो इसमें इंक्लूड करी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मेरे घर का जो रेंट है वो भी इंक्लूड करा जाएगा इसमें। ठीक है। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, जैसे किसी एंटरप्रेन्योर ने अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है। फिर है पेमेंट ऑफ आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पास्ट सेविंग्स की जो पेमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं करी जाएंगी, जैसे डेथ ड्यूटीज़ हो गई, गिफ्ट टैक्स हो गए, इंटरेस्ट टैक्स हो गए, ये कभी भी इंक्लूड नहीं करे जाएंगे क्योंकि ये आउट ऑफ वेल्थ है, ये अपनी वेल्थ से बाहर होके दिए जाते हैं इनकम टैक्स वगैरह, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो आई होप आप सबने ये अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ लिया होगा। तो चलो एक बार हम विस्तार से इनको समझ लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं पूरा स्टेप जो था इनकम मेथड का उसे। ठीक है। तो इनकम मेथड में पहली चीज़ आती वो थी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देना। उसमें फर्स्ट चीज़ जो थी वो थी बेसिस एंड सैलरी इन कैश, जो भी कैश में उनकी पेमेंट देना। ठीक है, सैलरी, कंपनसेशन, बोनस, कमीशन। फिर बेसिस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, काइंड में देना, जैसे फ्री कार दे देना गिफ्ट में उनको, या कोई रेंट फ्री होम दे देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिस एंड सैलरीज इन काइंड। जैसे अगर किसी आप एक जो एंटरप्राइज है उसमें काम करने वाले लोग कपड़ा पहनते हैं, वो भी यूनिफॉर्म जो है वो एंटरप्राइज देती है, या काम करने के लिए गाड़ी दे रही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप गाड़ी लो, तो वो नहीं गिनी जाएगी क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो किसी को काम करने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है सिक्योरिटी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हो गई। ठीक है। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में पहला है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दूसरा है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हो गया रेंट, रेंट आ गया। ठीक है, किसी भी ज़मीन का रेंट वगैरह हो गया, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो कि हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो एक बिजनेसमैन है उसने जो भी प्रॉफिट निकाला है उसमें से वो कुछ टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो कॉर्पोरेट टैक्स। कुछ वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे करता है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। कुछ वो अपने रिजर्व में रखता है, कभी कोई अनसर्टेन कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर हमें अपने बिजनेस को आगे डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए रखता है, उसे बोलते हैं रिजर्व, यानी कि रिटेन अर्निंग्स। फिर है मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम यानी कि फार्मर्स, बार्बर्स, शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स जो हो गए, इन सब का जो भी है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी इन सब का है, ठीक है, तो वो सारा मिक्स्ड इनकम में चला जाता है। तो गाइस ये था हमारा एक इनकम का जो टॉपिक था इनकम मेथड का, वो हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको सही से पढ़ो, समझो, और वैल्यू एडिड को समझो, उसके न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट क्लास में अब एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप हिस्ट्री, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जय श्री राम।